हेलो स्टूडेंट, मैथ्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक के बारे में हम पूरा डिटेल में आज समझेंगे। इस वीडियो को यदि आप देख लेंगे तो आपको महत्तम समापवर्तक के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और कोई भी क्वेश्चन को बनाने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात किया जाता है। महत्तम समापवर्तक को समझने से पहले हमको उससे पहले कुछ चीज़ों को समझना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। पहला अपन देखते हैं गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड। उसके बाद हम देखेंगे भाज्य संख्याएं किसको बोलते हैं, भाज्य संख्या किसको कहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। और फिर हम जानेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड क्या होते हैं, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य गुणनखंड है। महत्तम समापवर्तक को समझने से पहले इनको जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप इसको नहीं जानेंगे महत्तम समापवर्तक को समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनको एक एक करके समझते हैं। पहले हम देखते हैं गुणनखंड किसे कहते हैं। गुणनखंड का मतलब वह है गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड का मतलब क्या है, 10 के यदि हमको गुणनखंड बताना है, ऐसी कोई संख्या जो 10 को विभाजित करती है। कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसी कौन सी संख्या है जिससे हम 10 को भाग दें तो 10 पूरा पूरा भाग चला जाए, उस संख्याओं को हम 10 का गुणनखंड कहेंगे। 10 को हम 1 से भाग देंगे 10 बार में भाग चला जाएगा। 10 को हम 2 से भाग दें, 10 से भाग दें 1 बार में भाग चला जाएगा। 10 को हम 2 से भाग दें 5 बार में भाग चला जाएगा, 2 पंचे 10। 10 को हम 5 से भाग दें 5 दिन 2 बार में भाग चला जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 10 को यदि हम 1 से भाग देते हैं तो 10 बार में पूरा पूरा भाग चला जाता है। इसी प्रकार 10 को 10 से भाग देते हैं तो भी भाग चला जाता है, 10 को 2 से भाग देते हैं तो भी भाग चला जाता है, और 10 को 5 से भाग देते हैं तो भी चला जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ 10 जो है वह 10 से विभाजित हो जाती है, 1 से विभाजित हो जाती है, 5 से विभाजित हो सकती है, 2 से विभाजित होती है। तो इन संख्याओं को ही हम 10 का गुणनखंड कहते हैं। तो 10 के गुणनखंड क्या हो गए, 10 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया और 2 हो गया। तो ये सारी संख्याएं जो है वो 10 के गुणनखंड है। ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बात समझने की ज़रूरत है कि सभी संख्याएं 1 से और स्वयं से तो भाग जाती ही जाती हैं, उसके अलावा और किसी भी संख्या से भाग जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती। लेकिन एक संख्या जो है वह संख्या जो है वह 1 से और स्वयं से भाग तो जाएगी ही जाएगी। कोई भी आप संख्या ले लीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी संख्या के 2 गुणनखंड तो अवश्य होंगे ही होंगे। कोई भी संख्या ले लीजिए, उसके 2 गुणनखंड अवश्य होंगे ही होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 13 एक संख्या है जो 13 जो है 1 से विभाजित हो जाएगी, जो कि 13 बार में जाएगी। 13 जो है वह 13 से विभाजित हो जाएगी, 1 बार में जाएगी। तो 13 के गुणनखंड क्या क्या होगा, 1 और 13। ठीक है, आई बात समझ में, गुणनखंड क्लियर हो गया। चलिए अब समझते हैं हम भाज्य संख्या को। भाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्या। ठीक है, हमने यहाँ पे अभी बताया उदाहरण से कि 10 के जो गुणनखंड हैं, 10 के जो गुणनखंड हैं वो क्या क्या हैं, 1 है, 10 है, 2 है और 5 है। 10 के 4 गुणनखंड हैं। ठीक है, ये हमने भी बताया। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या की। तो भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जिसके 1 और स्वयं के अलावा और कोई भी गुणनखंड है। कि 1 और स्वयं तो उसके गुणनखंड होंगे ही होंगे, सारी संख्याओं के गुणनखंड 1 और स्वयं तो होगा ही होगा। 1 और स्वयं के अलावा और भी यदि उसके गुणनखंड हैं तो उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 10 यहाँ पे क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या 10, क्योंकि 10 के 1 तो गुणनखंड है, 10 भी गुणनखंड है, साथ ही साथ 2 और 5 भी इसके गुणनखंड है। यहीं पे अगर अपन आते हैं 13, जो कि दूसरा उदाहरण हमने लिया था, 13 के जो गुणनखंड हैं वो केवल 2 ही गुणनखंड हैं। 13 के केवल 2 ही गुणनखंड है, 1 और 13। 10 के 1 है, 10 है, 2 और 5 है, लेकिन 13 के सिर्फ 2 गुणनखंड है। वो क्या क्या है, एक तो 1 है और स्वयं है। तो ऐसी संख्याएं जिसके 1 और स्वयं के अलावा और गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं।
ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हैं, एक और स्वयं, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आई बात समझ में? अब आप लोगों के मन में सवाल आ हो रहा होगा, सर आप बोल रहे हैं कि इसके केवल सिर्फ एक और स्वयं गुणनखंड है, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसका एक और स्वयं के अलावा और गुणनखंड है उसको भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये जो एक है उसको फिर क्या कहेंगे? क्या एक को भाज्य संख्या कहेंगे कि एक को अभाज्य संख्या कहेंगे? ठीक है, हम एक को न तो भाज्य संख्या कहते हैं न ही अभाज्य संख्या कहते हैं। यह एक अद्वितीय संख्या कहलाती है, यह एक अद्वितीय संख्या कहलाती है। न तो यह भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि एक जो है न तो भाज्य संख्या और न ही क्या है, अभाज्य संख्या। आई बात समझ में? तो आप लोगों ने गुणनखंड समझ लिया, भाज्य संख्या किसे कहते हैं समझ लिया, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं समझ लिया। जब ये आप गुणनखंड समझ गए, भाज्य संख्या समझ गए, अभाज्य संख्या समझ गए, चौथा वालों को समझने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि दोनों का मिला जुला ही वह चौथा है, अभाज्य गुणनखंड, ऐसा गुणनखंड जो अभाज्य हो। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने अभी तक सीखा गुणनखंड किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि 12 है, 12 के गुणनखंड को हम लिखें, 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 चौक 12, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 12 हो सकता है। ये 12 के गुणनखंड है, इसके बारे में हमने जान चुका है। ठीक है ना? तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 12 को हम निम्न तरह से लिख सकते हैं, 12 1 गुणित 12 लिख सकते हैं। दूसरा, या फिर 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 6 लिख सकते हैं, या फिर 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणित 3 लिख सकते हैं। हमको यहाँ पे समझना है कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। इसके नाम से स्पष्ट है, अभाज्य गुणनखंड, ऐसा गुणनखंड जो अभाज्य हो, केवल उसी के बारे में हमको बताना है। 12 के ऐसे गुणनखंड क्या है जो अभाज्य हैं? तो हम 12 को ऐसे गुणनखंडों में विभक्त करें कि उसका जो प्रत्येक गुणनखंड है वो अभाज्य संख्या हो, तो वो उसका अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। जैसे 12 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 12, 4 को फिर हम और अलग अलग रूप में तोड़ लें, 2 गुणित 2 गुणित 3। ये देखो, अब हमने 12 को कैसे लिखा? 2 गुणित 2 गुणित 3। तो यहाँ पे 12 के जो गुणनखंड हैं वो क्या है? 2, 2 और 3 है। इसके तीनों जो गुणनखंड है वो अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या है। तो 12 के ये जो तीनों गुणनखंड है वो कैसे हैं? अभाज्य गुणनखंड है। तो जब हमने 12 को इस तरह से लिखा, 12 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3, तो ये जो संख्याएं हैं 2, 2 और 3, ये 12 के अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, इन तीनों को गुणा करने पे 12 आ रहा है। यहाँ पे भी 12 बराबर क्या लिखा हमने? 4 गुणित 3, 4 और 3 को गुणा करने पर भी 12 आ रहा है, लेकिन 4 और 3 को हम अभाज्य गुणनखंड नहीं कहेंगे, गुणनखंड कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। 4 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है 4 अभाज्य संख्या? क्योंकि 4 1 से भी विभाजित होता है, 4 से भी विभाजित होता है, उसके अलावा 2 से भी विभाजित होता है, इसलिए ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे 2 गुणित 6, इसको हम 2 और 6 को अभाज्य गुणनखंड नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि 6 भी अन्य स्वयं और 1 के अलावा अन्य संख्या से विभाजित है। आई बात समझ में? तो अभाज्य गुणनखंड हम किसे कहेंगे? ऐसे गुणनखंड जो अभाज्य संख्या है वो अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। 12 को जब हम ऐसे लिख देते हैं 2 गुणित 2 गुणित 3, तब हम इसको कहेंगे कि 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड 2, 2 और 3। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2, 2 और 3 है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। किसी भी संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। जैसे मान लीजिए 24 है, 24 का हमको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 24 को हम क्या करें? 2 से विभाजित करते जाएं।
तब तक विभाजित कर दे रहे हैं जब तक वो 2 से विभाजित होना बंद ना हो जाए। ठीक है, दो से यदि हम इसको विभाजित करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 छक्के 12, फिर ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 तियक है, अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 एकम 3। 2 से जब विभाजित होना बंद हो जाए, 3 से विभाजित करिए, 3 से विभाजित होना बंद हो जाए, 5 से विभाजित करिए, 5 से विभाजित होना बन जाए, 7 से विभाजित करिए। ऐसा जब तब तक करिए जब तक कि आखिरी में 1 ना आ जाए। तो ये यहाँ पे जो हमको गुणनखंड मिलेगा, तो 24 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 24 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो 24 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या हो गए, 24 के अभाज्य गुणनखंड 2 है, 2 है, 2 है और 3 है। ये देख लो, ये सारे गुणनखंड जो है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। इसलिए 24 को हम 24 के जो अभाज्य गुणनखंड है, यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी गुणनखंड है उसके अभाज्य संख्या है, इससे 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 2, 2, 2 और 3। आई बात समझ में? ठीक है, तो आगे आपको सारी चीजें समझ में आ गई। पहले हमने देखा गुणनखंड क्या होता है, भाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, और चौथा हमने देखा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। यदि आप इन चारों चीज़ों को समझ गए होंगे तो आपको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। देखिए, जब तक किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, उसकी गहराई को नहीं समझेंगे, वो एक्चुअल है क्या उसको नहीं समझेंगे, आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगी। तो उसको समझना जरूरी है। अगर आप उसको समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, किसी सरल विधि की आवश्यकता नहीं है। आप ट्रिक स्वयं बनाएंगे, सरल आप स्वयं करेंगे। मैं नहीं बताऊंगा आपको ट्रिक, मैं आपको सारे टॉपिक को बिल्कुल गहराई से समझाऊंगा, पूरे कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। एक बार आप पढ़ लेंगे उस टॉपिक को, और कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। चलिए, अब हम आते हैं महत्तम समापवर्तक पे। किसी संख्या का हम महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करें। ठीक है, हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, कहीं कहीं किसी पुस्तक में गुणनखंड की जगह अपवर्तक लिखा मिलेगा आपको, तो गुणनखंड को ही अपवर्तक कहा जाता है। ठीक है ना, महत्तम समापवर्तक, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि महत्तम समापवर्तक हम किसे कहेंगे। ठीक है, इसके अंग्रेजी के नाम को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब समझते हैं आप लोग, सबसे बड़ा। कॉमन, ठीक है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो। 3 लोगों की बात करें तो जो तीनों में हो। और फैक्टर, जो हम गुणनखंड पढ़े हैं उसे फैक्टर बोलते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पीछे से आते हैं अपन और इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, फैक्टर दैट मीन्स गुणनखंड। कैसा गुणनखंड, कॉमन गुणनखंड, दोनों में कॉमन हो। अब कैसा कॉमन हो, सबसे बड़ा जो हो। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए आइए इसको एक उदाहरण समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 संख्याएं हैं 24 और 36, इसका महत्तम समापवर्तक हमको निकालना है। तो पहले हम 24 के गुणनखंड को लिख लें। 24 के गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है। 24 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है और 24 हो सकता है। इसी प्रकार हम 36 के गुणनखंड को लिखें। 36 के गुणनखंड, ठीक है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है, 36 हो सकता है। तो 24 और 36 का हमको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर निकालेंगे, दोनों में जो कॉमन है उसको देखेंगे, अब उस कॉमन में जो सबसे बड़ा है वो देखेंगे, ये वही आपका महत्तम समापवर्तक होगा। जैसे ये हमने गुणनखंड निकाल दिया 24 का, 36 का भी हमने गुणनखंड निकाल दिया, इसके फैक्टर्स हमने निकाल लिए। कॉमन जो दोनों का दोनों में है उसको हमको देखते हैं। 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है, 6 दोनों में है, 12 दोनों में है, बस ये सारे जो है दोनों में है। अब इसमें हाईएस्ट कौन है, सबसे बड़ा कौन है, वही उसका महत्तम समापवर्तक होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 12। तो 24 और 36 का महत्तम समापवर्तक, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम मासा कहते हैं, ये कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, 12 क्या चीज है, 24 और 36 का महत्तम समापवर्तक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड।
ठीक है ना। अब हम गुणनखंड किसे कहते हैं ये हम जानते हैं। गुणनखंड मतलब ऐसी संख्या जो उस संख्या को विभाजित करे, गुणनखंड कहलाता है। तो 12 भी जब गुणनखंड है तो 12 भी क्या होगा, वो भी विभाजित करेगा। 12 किसको विभाजित करेगा, 12 24 को भी विभाजित करेगा, 36 को विभाजित करेगा। तो कुल मिला के महत्तम समापवर्तक क्या है, महत्तम समापवर्तक ऐसा बड़ा गुणनखंड है जो दोनों संख्याओं को विभाजित करता है। सीधा सा हम बोले, सीधा शब्दों में अपन बोले, ऐसी संख्या जो दोनों को विभाजित करती हो। अब ऐसी संख्या ना बोल के ऐसी बड़ी संख्या, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित करती है, महत्तम समापवर्तक है। 2 भी दोनों को विभाजित करता है, 3 भी दोनों को विभाजित करता है, 4 भी दोनों को विभाजित करता है, 6 भी दोनों को विभाजित करता है। लेकिन हम 6 को महत्तम समापवर्तक नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि 6 से भी बड़ी ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित करती है। 12 6 से बड़ी संख्या है 12 जो दोनों को विभाजित करती है। 12 को हम महत्तम समापवर्तक कहेंगे। लेकिन 12 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित करती हो, दोनों को विभाजित करती हो। इसलिए हम 12 को क्या कहेंगे, महत्तम समापवर्तक कहेंगे। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम किसी भी राशि का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। अब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। आइए इन विधियों को एक एक करके समझते हैं। आई बात समझ में? पहली जो विधि है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की, वह है अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, आइए इस विधि से हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। ठीक, जैसे दो संख्या हमारे पास 16 और 36, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, ये आप जानते हैं, क्योंकि मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। देखिए, गणित को समझने के लिए उसके पीछे जो शब्द लिखे गए हैं उसके अर्थों को समझना होगा। यदि आप उसके अर्थों को समझ लेंगे तो आपको गणित समझने में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। गणित कठिन क्यों लगता है, गणित कठिन लगने का कारण यही है, हम याद कर लिए महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, जो सबसे बड़ा गुणनखंड है वो महत्तम समापवर्तक कहलाता है। भाई गुणनखंड किसे कहते हैं पता है आपको? अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये जब तक नहीं जानेंगे आपको क्लियरिटी नहीं आएगी। गणित को याद करके नहीं पढ़ा जाता, गणित को समझ के पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आइए, जब मैं यहाँ पे लिखा हूँ अभाज्य गुणनखंड विधि, तो आप लोग में से समझ गए होंगे कि मैं इसको कैसे हल करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले 16 के अभाज्य गुणनखंडों को ज्ञात करेंगे। 2 से भाग चला जाएगा, 2 8 16, फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 चौके 8, फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2। इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, 16 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, इसी प्रकार हम 36 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 36 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा कुछ इस तरह से, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 बच जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से भाग दे देंगे, 2 नियम 18। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, फिर इसको हम 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। तो 36 के जो अभाज्य गुणनखंड है उसको हम लिख लेंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है, 16 के नीचे आप 36 के गुणनखंडों को लिख लीजिए, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है, जो दोनों में है उसको गोल घेरा कर लेते हैं, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी। ठीक है, तो इसका मासा हो जाएगा, मासा बराबर इन दोनों के लिए 2 लिख देंगे, गुणित इन दोनों के लिए 1 2 लिख देंगे। ऐसा चारों 2 को गुणा नहीं करना है, ये दोनों का एक पेयर बना, उसके लिए 1 2, ये दोनों के लिए 1 2, तो 2 दूनी 4। तो इसका जो महत्तम समापवर्तक है वो कितना हो गया, 4। 4 इसका महत्तम समापवर्तक है। इसका क्या मतलब हुआ, 4 जो है 16 और 36 दोनों को विभाजित करता है, और 4 जो है दोनों को विभाजित करने वाला सबसे बड़ा गुणनखंड है। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम इसी क्वेश्चन को दूसरी विधि से हल करते हैं। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की दूसरी विधि क्या है उसको देखते हैं। चलिए, दूसरी विधि जो है उसको हम बोलते हैं अपवर्तक विधि। अब अपवर्तक किसे कहते हैं, गुणनखंड को ही अपवर्तक कहते हैं, ये मैंने आपको पहले से बताया हुआ है। ठीक है, तो अपवर्तक विधि में अपन क्या करेंगे, चलो उसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, 16 और 36। ठीक है, इसमें अपन क्या करें, इसके गुणनखंडों को लिख लें। 16 के गुणनखंड, 16 के गुणनखंड क्या क्या हैं, 16 के गुणनखंड है 1 है, 2 है, 4 है, 8 है और 16 है। इसी तरह हम 36 के गुणनखंड को लिख लें। 36 के गुणनखंड
36 के गुणनखंड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 9 है, 12 है, 18 है और 36 है। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो उभयनिष्ठ है, उसको क्या वो संख्याएं क्या क्या हैं। 1 जो है वो दोनों में कॉमन है, 2 जो है वो दोनों में कॉमन है, 4 जो है वो दोनों में कॉमन है। तो इसमें जो सबसे बड़ा है वही इसका महत्तम समापवर्तक है। मतलब क्या हुआ, महत्तम समापवर्तक, ठीक है, महत्तम समापवर्तक बराबर 4 आ गया। तीसरी विधि जो है इसे हम भाग विधि कहते हैं। भाग विधि के ही अंतर्गत दो प्रकार से हम हल कर सकते हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन हमारा वही है 16 और 36, इसका महत्तम 16 और 36 इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। तो पहले अपन क्या कर सकते हैं, 16 और 36 इस दोनों को, पहली विधि में अपन क्या करेंगे, 16 और 36 इन दोनों को एक साथ रख ले और इसको छोटी संख्या 2 से विभाजित करें। 2 से विभाजित करते हैं, 2 अट्ठे 16 हो जाता है, 2 से ये भी चला जाएगा, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। फिर इसको हम 2 से भाग दे देंगे, 2 चौक 8 और 2 ने 18। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित करे। हमको कब तक विभाजित करना है, हमको तब तक विभाजित करना है जब तक दोनों संख्या एक ही संख्या से विभाजित ना हो। यदि दोनों संख्या एक ही संख्या से विभाजित होना बंद कर देती है तो वहीं पे हमको रोक देना है इसको। तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा गुणनखंड है उनको गुणा कर देना है, 2 गुणित 2, तो ये महत्तम समापवर्तक हो गया हमारा 4। आई बात समझ में। तो भाग विधि के अंतर्गत ही दो तरीके हैं। तो पहला तरीका तो ये हो गया महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की। दूसरा तरीका क्या है, आइए दूसरे तरीके को समझते हैं। दूसरा तरीका ये है, जो बड़ी वाली संख्या है उसको छोटी संख्या से भाग देना है। 36 को हम भाग देंगे 16 से, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ये लो घटा देंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 4। अब ये 4 16 से भाग नहीं जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, जो शेषफल बचा है उससे भाग देंगे 16 को। 16 को अब हम किससे भाग देंगे, 4 से, तो ये 4 बार में चला जाएगा, 4 चौक 16, ये पूरा कट गया। तो जिस संख्या से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, पूरा पूरा कट जाता है, वही उसका महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे पास महत्तम समापवर्तक क्या हो गया, यहाँ पे हमारा महत्तम समापवर्तक हो गया 4, क्योंकि 4 से भाग देने पे वो पूरा पूरा भाग चला जाता है। मान लीजिए यहाँ अपन 4 से भाग देते और पूरा पूरा भाग नहीं जाता, यहाँ फिर और कुछ शेषफल बच जाता, तो जो शेषफल बचता उससे फिर से पुनः हम 4 को भाग देते। ऐसे प्रक्रिया को कब तक करते, जब तक वो पूर्णतः विभाजित नहीं हो जाता। तो जो संख्या पूर्णतः विभाजित करेगी वही उसका महत्तम समापवर्तक कहलाता है। आई बात समझ में। आइए क्वेश्चन को और समझने का प्रयास करते हैं। किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन का माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। ठीक है, एक टंकी में 75 लीटर दूध है, दूसरे टंकी में 45 लीटर दूध है। ऐसे बड़े से बड़े बर्तन की माप बताना है जो दोनों टंकियों के दूध को माप सके। आई बात समझ में। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 5 लीटर का कोई बर्तन है, तो क्या मैं इस 5 लीटर के बर्तन से दोनों टंकियों के दूध को माप सकता हूँ क्या? कमेंट सेक्शन में मेरे को उत्तर जरूर बताइएगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। पहले तो हमको समझना होगा कि ये क्वेश्चन महत्तम समापवर्तक का है भी कि नहीं है। हमने महत्तम समापवर्तक का डेफिनेशन क्या बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। भाई यहाँ पे भी यह बात लागू होती है, ऐसा कोई बड़ा सा बड़ा बर्तन है क्या जिससे दोनों को नापा जा सकता है? तो सीधा सा अर्थ ये है कि इसमें हमको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। अब हमने आपको 3 विधियां बताई है। पहली विधि जो है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी विधि जो हमने बताई है वो है अपवर्तक विधि, और तीसरी विधि हमने बताई है भाग विधि। भाग विधि के भी 2 तरीके हैं, आपको जो सरल लगता है उस सरल विधि से इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। ठीक है, पहले हम 75 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, ये 3 से भाग चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, फिर ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा, 5 पंचे 25, फिर 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5। तो यहाँ पे हम 75 को कैसे लिख सकते हैं, हम 75 को लिख सकते हैं 3 गुणित 5 गुणित 5, ये हो गया।
इसी प्रकार हम 45 का भी अपन अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। इसको भी हम 3 से भाग दे सकते हैं। 3 एकम 3, 3 पंचे 15, फिर ये 3 से चला जाएगा, 3 पंचे 15, अब ये 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5। 45 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित 3 गुणित 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लें, ये हो गया 45, ये हो गया हमारा 3 गुणित 3 गुणित 5। ठीक है, महत्तम समावर्तक क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, मासा बराबर क्या लिखेंगे, जो दोनों में उभयनिष्ठ है उसको हम ले लें, 3 3 दोनों में है, ये 5 भी दोनों में है, तो क्या हो गया 3 गुणित 5, तो कुल मिला के आ गया हमारा 15। है बात समझ में? कहने का मतलब ये है कि 15 लीटर के बर्तन से दोनों को मापा जा सकता है। इससे पहले मैंने आपको पूछा था क्या 5 लीटर के बर्तन से भी दोनों को मापा जा सकता है क्या? एक और प्रश्न जोड़ लीजिए, क्या 3 लीटर के बर्तन से भी दोनों को मापा जा सकता है क्या? बिल्कुल मापा जा सकता है। एक टंकी में 75 लीटर दूध है, दूसरे टंकी में 45 लीटर दूध है, तो हम 3 लीटर का बर्तन लेके भी दोनों टंकियों के दूध को आसानी से माप सकते हैं। 5 लीटर का बर्तन लेके भी दोनों टंकियों को दूध को आसानी से माप सकते हैं, और 15 लीटर का बर्तन लेके भी दोनों टंकियों को माप सकते हैं। आइए अब हम महत्तम समावर्तक की परिभाषा से इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। 3 एक ऐसी संख्या जो दोनों को विभाजित करता है, 5 भी ऐसी संख्या जो दोनों को विभाजित करता है, 15 भी ऐसी संख्या जो दोनों को विभाजित करता है। हमको पूछा क्या जा रहा है कि बड़ा सा बड़ा बर्तन कौन है? महत्तम समावर्तक क्या बोलता है? ऐसा गुणनखंड जो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा पॉसिबल ही नहीं है। आई बात समझ में? तो 15 जो ऐसा बर्तन है, बड़ा सा बड़ा ऐसा बर्तन है जिससे दोनों के दूध को मापा जा सकता है, इससे उत्तर क्या होगा हमारा 15। तो बात समझ में आएगी कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और उसमें हमको करना क्या है। जब आप उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को गहराई से समझोगे तो आपको कोई क्वेश्चन को समझने में भी आसानी होगी। जो टॉपिक है उसकी परिभाषा को आप रिलेट कर पाएंगे, क्वेश्चन से रिलेट कर पाएंगे, ताकि आपको समझ में आएगा कि इसमें हमको निकालना क्या है। तब समावर्तक से रिलेटेड सारी चीज़ों को मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद भी अगर आप लोगों को किसी चीज़ में डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसा लगता है कि ये कुछ आपके लिए यूज़फुल हो सकता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।